देश का प्रथम राष्ट्रपति, उसका स्मारक कहाँ है दिल्ली के अंदर? क्यों तुमने अपमानित किया उस राजेंद्र प्रसाद को? और अभी कि 2009 में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि इस स्मारक का हम पुनरुद्धार करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो उसको कम से कम अब तो आप बनवा दीजिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मारक दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर, और टीम लगा के कि कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि तुमने राधा कृष्णन का स्मारक क्यों नहीं बनवाया? बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति, लगातार 10 साल वो राष्ट्रपति रहे इस देश के। उनका स्मारक कहाँ है मनीष जी? कांग्रेसी बताए कि नेहरू का तो बना डाला तुमने, इतना बड़ा बना डाला कि ना पहले किसी का ना बाद में किसी का है। यानी वो इब्राहिम लोधी और बाबर का जो बना है वो भी इतनी बड़ी जगह में नहीं बना जितना बड़ा तुमने नेहरू को बना डाला। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति, उसका स्मारक कहाँ है दिल्ली के अंदर? क्यों तुमने अपमानित किया उस राजेंद्र प्रसाद को? और अभी बताता हूँ कैसे इन्होंने अपमानित किया मनीष जी। कि अपना तो नेहरू का इतना बड़ा बना वहां पे सब कुछ है, लेकिन जरा राजेंद्र प्रसाद का जो स्मारक बना वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बना। वो पटना में गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ, और वहीं पर एक पार्क में बना के उनका जो स्मारक बना है, जरा मनीष जी दिखा दीजिए कि वहां पे कूड़े का ढेर लगा रहता है जहां पर वो राजेंद्र प्रसाद का स्मारक है। ये देखिए नीचे ये स्मारक है, टीन की छत है, छोटा सा चबूतरा है। ये टीन की छत लगी है मनीष जी, कि ये टीन की छत, छोटा सा चबूतरा, और नीचे थोड़ा सा आ जाइए तो ये देखिए कूड़े के ढेर, कि यहाँ पर लोग खा पी के कोई दुनिया भर की झाड़ू लगा के यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। ये इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इनका व्यवहार था, और आज ये मनमोहन सिंह के नाम पर छाती पीट रहा है। और सबसे खास बात मनीष जी मैं बता दूं कि अगर वो देश के प्रथम राष्ट्रपति ही नहीं थे, जो आजकल संविधान 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 रटता है घूम रहा है, संविधान सभा के चेयरमैन भी थे राजेंद्र प्रसाद। तो उनके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, कि एक वो संविधान सभा के चेयरमैन और दूसरे देश के प्रथम राष्ट्रपति। और तीसरा मैं बताता हूं मनीष जी, कि वो तो दुनिया के अंदर किसी राजनेता के पास वो उपलब्धि किसी की होगी ही नहीं, कि राजेंद्र प्रसाद ने जब अपना एग्जाम दिया था और वो कोई विदेशी यूनिवर्सिटी में थे, तो उनकी किताब पर एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, कि जिसने जवाब लिखा है इसको परीक्षा जो जांच रहा काफी, उससे ज्यादा ज्ञान इस लिखने वाले को है। इतने विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उनका अभी मैंने आपको इसीलिए फोटो सही दिखाई, और सहयोग से वो रिपोर्ट जो है वो अपने ब्लॉग में लिखी है सितांशु कुमार सहाय। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, वो बिहार के हैं। मैं वो ब्लॉग मुझे उनका याद था तो आज मैंने वो निकाला ब्लॉग उनका, कि आप जरा देखिए किस तरह से वहां पर एक तरह से वो स्मारक नहीं है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित करने का एक साधन है। और मनीष जी हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश कुमार को भी कहना चाहेंगे कि वो ब्लॉग में लिखा है सितांशु भाई ने, कि 2009 में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि इस स्मारक का हम पुनरुद्धार करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो उसको कम से कम अब तो आप बनवा दीजिए। इन कांग्रेसियों का पाप तो छोड़ दीजिए, कांग्रेसियों ने जो किया वो छोड़िए। कांग्रेस तो मैंने जो 10-10 हजार लोगों के हत्यारे को महिमा मंडित कर रही थी, तो कांग्रेस से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। राजेंद्र बाबू से बदला लेने की एक और वजह है सर, आपको याद होगा कि जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, राजेंद्र बाबू ने जब वहां जाने की बात कही तो नेहरू ने पुरजोर विरोध किया कि भारत का राष्ट्रपति वहां कैसे जाएगा। और लगातार उसके बाद से इन दोनों के बीच तनाव रहा, और किसी तरह से नेहरू सोचे कि भाई राजेंद्र प्रसाद को यहां से हटाया जाए, और उनकी मौत भी बड़ा अपमानजनक हुई भारत के प्रथम राष्ट्रपति का। अरे उनको 10,000 रुपए पेंशन मिलती थी, उन्होंने 7,500 रुपए पेंशन वापस कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा 2,500 रुपए में काम चल जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो 7,500 रुपए वो एक तरह से जो राष्ट्रीय कोष होता है, राष्ट्रीय सहायता कोष, उसमें वो जमा कर लेते थे। इतना महान व्यक्ति, और वो आपने सही कहा कि वो केवल क्योंकि नेहरू को गुलाम नहीं थे, नेहरू को कोई अपना मालिक नहीं मानते थे, अपने मन से वो करते थे। तो उसका अपमानित समझिए कि नेहरू के लिए तो पता नहीं सैकड़ों बीघे में बना है स्मारक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मारक दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर, और टीम लगा के। शर्म नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था कांग्रेसियों को, कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का स्मारक टीम लगा के, टीन की छत लगा के चबूतरा बना रहे हो, और वहां कूड़े ढेर पड़ा हुआ है। तो यह है इनका असलियत और इनके मन का जहर, कि ये किस तरह से
मनमोहन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कितने जहरीले हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र मतलब प्रसाद का इनका स्मारक दिखा बेसिकली रहा है। चक्कर ये कि जो इनके चमचे वफादार हैं या फिर इनके परिवार के हैं, उससे ज्यादा जिसने भी अपना गरिमा जिसका रहा, चाहे वो आप राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो अंबेडकर हो। अब हम थोड़ा अंबेडकर के भी पे आएंगे और बारी बारी से उन नायकों को भी समझने की कोशिश, आजकल बड़ा अंबेडकर अंबेडकर हो रहा है ना। नहीं, और मनीष जी जरा और बताता हूं कि इस देश का सबसे पढ़ा लिखा सर्वकालीन सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति अगर कोई था तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन वो भी इस देश के राष्ट्रपति रहे, और उसके अलावा वो रूस के प्रथम पहले राजदूत भी थे। और मतलब उनके बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन उनकी जो मैं सबसे बड़ी क्वालिटी मानता हूँ, कुछ है मनीष जी, कुछ लठैत है अपने यहाँ, कुछ लठैत है। और राधा कृष्णन के जब जन्म दिवस आता था वो पीछे पड़ जाते हैं कि इन्होंने थीसिस अपनी नकल करके लिखी थी। मूर्खों को मैं क्या कहूँ, तो फेसबुक पर जवाब देता था कि 1938 में 1919 से 1938 19 साल बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमेशा मदन मोहन मालवीय ही रहे। और मालवीय जी 1938 में उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब इसको किसी योग्य आदमी को सौंपना है। तो उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन को कहा कि आप आकर इसका संभालिए, इसके वाइस चांसलर, अब आप हो जाएं। राधा कृष्णन ने मना कर दिया। लेकिन आप जरा उनकी विद्वता देखिए और मदन मोहन मालवीय की प्रतिबद्धता देखिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसका कोई बनेगा तो बनोगे तो तुम ही। और 1 साल तक दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहा। मदन मोहन मालवीय कह रहे थे कि तुम ही बनोगे और वो मना कर रहे थे। अंततः उनको मालवीय जी के सामने झुकना पड़ा और 1939 में वो बीएचयू के वीसी बने वो। और उसके बाद 1948 तक आजादी मिलने तक वही वो रहे। और 1946 तक मदन मोहन मालवीय जिंदा थे। तो 48 से 46 तक तो मालवीय जी ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से बीएचयू को चला रहे हैं राधा कृष्णन। और उसके बाद फिर उनका देहांत हो गया 48 में। फिर राधा कृष्णन ने भी छोड़ दिया उसको, क्योंकि वो दूसरे जिम में उनके आ गए थे। तो ऐसे व्यक्ति का मैं इतना मैंने उनकी पृष्ठभूमि बताई। मेरा सवाल मेरे मनीष जी कांग्रेसियों से फिर वही है कि राधा कृष्णन का स्मारक कहाँ है इस देश के अंदर। और जो मैं अगला सवाल इस पर करूंगा उसके बाद ये नंगे हो जाएंगे, इनके कपड़े फट जाएंगे पूरे बदन के, कि कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि तुमने राधा कृष्णन का स्मारक क्यों नहीं बनवाया। और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसके साथ मुझे एक मनीष जी एक नाम और है, उसका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन रहबुद्दीन खैरुद्दीन अल हुसैनी। मुझको पढ़ना पड़ेगा, मैं उसका नाम है सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी उर्फ आजाद, मौलाना आजाद, जो इस बताइए, देश का इसको मौलाना नाम और मौलाना आजाद नाम देकर के सम्मान दिया, जो जिहादी और भारत का था ही नहीं। और देश के साथ फ्रॉड करने के लिए इसका नाम बदल के मौलाना आजाद कर दिया गया। इतना लंबा इसका अरबी नाम था, अरब में पैदा हुआ था। मदरसे के अलावा इसने स्कूल का मुंह अपनी जिंदगी भर नहीं देखा, इसको कुछ पढ़ना नहीं आता था। बाद में इसने अंग्रेजी बोलना सीख ली थी। तो उस आदमी के नाम से, कि राधा कृष्णन के नाम से पूरे देश में कहीं कोई स्मारक नहीं। बाबू राजेंद्र प्रसाद का मैंने अभी आपको स्थिति दिखाई, बकायदे फोटो के साथ, उसमें रिपोर्ट लिखी हुई है पूरी, कि वहां पे ये स्थिति थी। लेकिन मौलाना आजाद के नाम का मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर जो बनाया गया, तो खाली मेडिकल कॉलेज बना देते तो वहां तक तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती। वहां पर मनीष जी कम से कम 1 1.5 2 दर्जनों का जो शहीदों का जो स्मारक था उसको तोड़कर बनाया गया। शर्म आती है सोचिए, कि वहां और और वो इस आदमी को, इस जिहादी आदमी को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। मतलब नायक और खलनायक, एक आदमी नायक है और एक खलनायक है। तो कांग्रेस ने जो नायक था उसे खलनायक बना करके मिटा दिया, और जो खलनायक था, इस आदमी, असली पाप तो सर यही है ना कि इस आदमी को, आज जो हम भुगत रहे हैं, ऐसे आदमी को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिसका इस देश के साथ कोई सेंटिमेंटल लगाव ही नहीं था। नेहरू ने इस आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया। मैं पाप बता रहा हूँ मनीष जी, इसके नाम से जो स्मारक बनाया जरा उसकी असलियत सुनिए। और वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि 1.5 दर्जन क्रांतिकारी जो शहीद हो गए थे, जिनको फांसी दे दी गई थी, उनके स्मारक को तोड़कर इसके नाम पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। और वो मैं आपको शुरुआती बता दूं कि 8 मई 2015 को उस दिल्ली में एक जेल थी। उस जेल में मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी
तो इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी पहली, और उसके बाद 12-13 और लोगों को फांसी वहां पे दी गई उसी जेल के अंदर। और उस जेल में जो सबसे बड़ा सुनहरा पन्ना, वो भी बाद में बताता हूँ। और उस जेल को जब आजादी मिली तो उस जेल को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया? नेहरू का साजिश समझिएगा कि उस जो जेल को तोड़ दिया गया और वहां पर अस्पताल बना दिया गया और नाम रखा गया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और अब मैं बताता हूं कि इसमें साजिश क्या थी। कि इसको किसी और ने नहीं, किसी संघी ने नहीं, किसी संघ वाले ने नहीं, किसी भाजपा वाले ने नहीं, ये इसको लिखा है बटुकेश्वर दत्त ने। बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ वो थे, उनको फांसी नहीं हुई थी, भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। वो बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आत्मकथा में लिखा है मनीष जी कि मैं आजादी मिलने के कई साल बाद जब मैं दिल्ली गया तो मेरे मन में हुआ कि जहां पर हमको और भगत सिंह को बंद रखा गया था, तो चलो जरा देखूं, वहां कुछ यादें थी वहां की, तो मैं उसको देखने चला गया। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस समय बम्बई में दिल्ली के अंदर उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, तो उनको दिल्ली की ही जेल में बंद किया गया था, मुकदमा उनका वहीं चला था। तो कहा हम लोग वहां महीनों बंद रहे थे, तो मेरी बड़ी यादें थी, मैं देखने चला गया। और कहा जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरा हक से रह गया, क्योंकि वहां पे मैदान था, जेल खत्म हो चुकी थी, जेल का कहीं अता पता नहीं था। और वहां पे कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे, वो इंजीनियर जो वहां पे बनाने के लिए लगे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो एक जेल हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जेल तोड़ दी गई, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो बटुकेश्वर दत्त ने को लगा कि शायद कहीं हम लोग का नाम उसमें होगा। लेकिन जब वो बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और वो जेल खत्म हो गई, भगत सिंह का नाम गायब हो गया, बटुकेश्वर सिंह का नाम गायब हो गया। और जो पहले शहीद उस जेल के अंदर थे, मास्टर अमीर चंद, उनका नाम गायब हो गया, मास्टर अवध बिहारी का नाम गायब हो गया, भाई बाल मुकुंद का नाम गायब हो गया। और उनके अलावा जो 12-14 और वहां पे फांसियां दी गई थी क्रांतिकारियों को, सारे नाम गायब कर दिए। तो इस तरह से अपमानित करते थे, इस तरह से अत्याचार करते थे, इतिहास के सच के साथ बलात्कार करते थे कांग्रेसी। और उसके बाद आज ये रोना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि मनमोहन सिंह के साथ ये कर दिया, मनमोहन सिंह के साथ वो कर दिया, झूठा रो रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह के तो कर्म नहीं है, जितने लोगों के मैं नाम गिनवा रहा हूँ, जितने लोगों के मैं काम गिनवा रहा हूँ, मनमोहन सिंह उनके पैर का नाखून नहीं है। मनमोहन सिंह की तुलना हम क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कर सकते हैं? नेताजी मनमोहन सिंह की तुलना क्या बाबू राजेंद्र प्रसाद से हो सकती? मैं इसीलिए मैंने बताया कि जो बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद के लिए उनके टीचर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो ये काबिलियत मनमोहन सिंह में नहीं थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बात है, वो डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो राधा कृष्णन का 2 किस्से बताता हूँ। मुझे ये तो मैंने बताया कि मदन मोहन मालवीय ने उनको बीएचयू का वीसी नियुक्त किया था। उसके अलावा जो उन्होंने गीता की टीका लिखी है, जो गीता है भगवत गीता, उसकी टीका लिखी है राधा कृष्णन ने। और नेहरू के राधा कृष्णन से नेहरू या गांधी परिवार की घृणा का कारण ही ये था कि उन्होंने जो गीता की टीका लिखी है, वो पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है आज भी। कि गीता वैसी टीका रहस्य। पहले किसी ने लिखी ना, राधा कृष्णन के बाद किसी ने लिखी। वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, कोई उसको पुरस्कार की जरूरत नहीं है। और इनको आग इसी बात पे लगी थी कि इस तरह का हिंदू धर्म के प्रति, देखिए आप मनीष जी के पास है किताब वो, तो ये राधा कृष्णन की पुस्तक सर्वश्रेष्ठ अद्भुत है। पुस्तक। मैं व्यूअर से कहूंगा इस किताब को आप जरूर खरीदिए और जरूर इसे पढ़िए। देखिए संयोग से निकल आई। तो आप ये किताब वास्तव में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है ये किताब। और वो उसके लेखक राधा कृष्णन, तो नेहरू को तो आग लगनी ही थी उनके नाम से। तो उनके नाम से कहीं कोई स्मारक नहीं है, पूरे देश के अंदर नहीं है। और उसकी जगह बने हुआ खैरुल रब्बानी का बना है। और एक और बताता हूँ मनीष जी, कि नेहरू ने पहले अपनी बहन को बना के राजदूत भेजा था रूस में, और वो बुरी तरह से असफल हुई थी। वहां पे रूस ने कहा था इसको वापस करो, ये बड़ी छलछिद्र टाइप की है, ये कतई यहाँ पे नहीं चलेगी। और वहां पे जो और अधिकारी थे, उन्होंने बड़ा उसके कुकर्म वहां गिनाए थे। और उसके बाद मजबूर होकर अपनी बहन को वापस बुलाना पड़ा था, जिसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। और तब यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने समझाया, और जो नेता थे उन्होंने कहा कि केवल एक ही आदमी है जिसको आप वहां पे राजदूत बना के भेज सकते हैं, और वो था डॉक्टर राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन की क्या उपलब्धि है रूस के अंदर, ये मनीष जी चौंकाने वाली बात है। लेकिन नेहरू की तो अपनी पर्सनल ईगो थी कि जब राधा कृष्णन वहां पे पहुंचे, तो मनीष जी एक होता है कि जब कोई भी राजदूत जाता है तो वो अपना आई कार्ड जो है वहां के
हेड ऑफ द स्टेट को देता है। लेकिन स्टालिन उस समय जो तानाशाह था रूस का, उसने कभी किसी राजदूत का आई कार्ड लिया ही नहीं, वो कभी किसी राजदूत से मिला ही नहीं। वो हमेशा उसका जो सेक्रेटरी होता था या एडीसी होता था वो ले लेता था, कहता था हाँ ठीक है ले लिया, वो जमा हो जाएगा। ये स्टालिन का वो था। और आपको ताजुब होगा, दर्शकों से कहूंगा कि जब राधा कृष्णन गए हैं तो राधा कृष्णन का आई कार्ड स्टालिन ने खुद रिसीव किया, और उसके अलावा वो राधा कृष्णन से 2 बार मिला अलग से। और जब पूछा गया कि ये क्या वजह, कौन सा कारण है कि आप कभी किसी से नहीं मिले और आप राधा कृष्णन को आपने 2 बार 3 बार समय दिया, तो स्टालिन का जवाब मनीष जी सुनने लायक है। ये सरदार मनमोहन सिंह उसके पैर की धूल नहीं है ये आदमी। कि स्टालिन ने कहा था कि मैं भारत के राजदूत से नहीं मिला, मैं इस धरती के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से मिला हूं। ये जवाब था स्टालिन का। तो इतने महान महान लोग जिनको मालवीय जी ने बीएचयू में वीसी बना के रखा, स्टालिन जिनके बारे में ये कह रहा था, और उस आदमी को देश का शिक्षा मंत्री ना बना के एक मदरसा छाप को शिक्षा मंत्री बना दिया, और 10 साल इस देश की खोपड़ी में लादे रहा नेहरू, और उसके बाद उसके नाम से मेडिकल कॉलेज का एक स्मारक बनवा दिया। और ये कांग्रेसी यार रोना रो रहा है कि मोदी सरकार अपमानित कर रही है, मोदी सरकार फलाना कर रही है, ढिमाका कर रही है। अरे मोदी सरकार तुम्हारे पापों को धो रही है। और ये मैंने आपको अंडमान की घटना से बताया कि अन्यथा वो आज भी वो गुमनामी में रहता, वो अंधेरे में रहता, हमारी आजादी की लड़ाई का इतना चमकता हुआ स्मारक। और देखिए राधा कृष्णन जी को 5 साल ही रखा, मतलब चूंकि राजेंद्र बाबू इस पैरेलल में थे कि राजेंद्र बाबू को दोबारा बनाना पड़ा, लेकिन राधा कृष्णन को ये किसके जगह पे, जाकिर हुसैन को बनाने के लिए राधा कृष्णन जैसे को साइड कर दिया। मतलब जाकिर जैसे हुसैन जैसे एक जिहादी चिरकुट को अच्छा नहीं लगता भारत के राष्ट्रपति रहे हो, लेकिन आप राधा कृष्णन को रिप्लेस करके आप जाकिर हुसैन को ले आए। ये बताता है कि किस स्तर तक का आपका पागलपन था। आप एक मौलाना आजाद किस स्तर का खलनायक तक, हमारे पूरे इतिहास को यदि ध्वस्त कर दिया गया, उसकी वजह जो इस देश के नायक थे, महानायक थे, उनको किस तरह से अपमानित करके खत्म किया गया। और आज तक बेचारे अपमानित हो रहे हैं, जो राजेंद्र प्रसाद का स्मारक बता रहा है। और उसके बाद ये रोना रो रहा है कि मोदी ने फलाने को अपमानित कर दिया, मोदी ने ढिमाके को अपमान। अरे मोदी ने तो उन लोगों का भी सम्मान किया है जो तुम्हारे थे, तुमने उनको अपमानित किया, चाहे वो नरसिंहा राव हो और चाहे फिर वो मनमोहन सिंह हो। मनमोहन सिंह को भी इतना सम्मान तो कभी नहीं मिला जितना नरेंद्र मोदी ने उनके मरने के बाद दिया। तुम तो नमस्ते, बिना नमस्ते उसकी तरफ शकल देखे बिना आगे बढ़ जाते थे, उसकी नमस्ते का जवाब तक नहीं देते थे। नरेंद्र मोदी ने तो बहुत सम्मान दे दिया। बात ये आजकल तो अंबेडकर के भी बड़ा ये हो गए हैं, और अंबेडकर के साथ नेहरू का पाप किस कदर कितना भयानक। मैं मनीष जी, प्रणब मुखर्जी, नरसिंहा राव, प्रणब मुखर्जी, कि तुमने नहीं, कभी नरसिंहा राव प्रणब मुखर्जी का तो अभी आएंगे सर, अभी तो जेपी पे आएंगे, लेकिन हम जरा नेहरू के पाप पर यदि हमें अभी लोग चल रहे हैं तो नेहरू का पाप तो अभी अंबेडकर को लेकर के भी, आजकल चूंकि अंबेडकर का भजन ये गा रहे हैं ना, इनका पाप तो ये अंबेडकर को साइडलाइन करते रहे, तुरंत मंत्रिमंडल से मजबूर कर दिया बाहर आने का, जीतने नहीं दिया चुनाव, साइडलाइन किया। उसके बाद तो कोड़े भी मरवा रहे थे नेहरू से उसको, वो हम लोगों ने एक दिन विश्लेषण दिखाया था। नहीं तो आप दर्शक इसको समझे मनीष जी की 1956 में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ है, देहांत उनका 1956 में हुआ है, 6 दिसंबर 1956। और आपको ताजुब होगा कि उनका जो स्मारक बना है दिल्ली बंबई में, जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वो स्मारक बना है सन 1972 में, यानी उनके देहांत के 16 साल बाद। क्यों? क्योंकि नेहरू को घृणा थी अंबेडकर से। नेहरू अंबेडकर का नाम नहीं सुनना चाहता था, नेहरू अंबेडकर की शक्ल नहीं देखना चाहता था, तो वो स्मारक कैसे बन जाने देता। तो नेहरू जब मर गया, नेहरू को मरे हुए 5-6 साल हो गए, 7 साल, तब वहां पर स्मारक बना। और वो भी उस समय क्योंकि शिवसेना बड़ी तेजी से उभर रही थी, शिवसेना एक छोटी मोटी ताकत बंबई के अंदर बन चुकी थी, तो इनको लगा कि अब जो है कहीं ऐसा ना हो शिवसेना अपने साथ लेके चली जाए, तो इनको मजबूरी में 1972 में वहां बनवाना पड़ा स्मारक, अन्यथा बाबा साहब का स्मारक भी कभी ना बना होता। उसके अलावा इन्होंने जो नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ बनवाए हैं, कोई नए थोड़ी बनवाए हैं, वो तो अम्बेडकर के जीवन काल से थे, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो क्योंकि वहां अंतिम संस्कार हुआ था, तो वहां जैसे तैसे इन्होंने बना दिया था। लेकिन नेहरू के मरने के 8-9 साल बाद
अन्यथा और अम्बेडकर के मरने के 16 साल का इंतजार कर रही थी कांग्रेस। अगर तुमको बड़ा था तो चलिए 6 दिसंबर को हुआ था उनका 56 को, तो तुम 57 में बनवा देते। नहीं बनवा सकते थे क्योंकि नेहरू को घृणा थी उससे। भाई तो बात नेहरू तक की हो गई। अब उसकी बेटी इंदिरा जब आई तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को अपमानित करती रही। लाल बहादुर शास्त्री का जब ये था कि प्रधानमंत्री निवास 3 मूर्ति भवन हुए तो लाल बहादुर शास्त्री उसमें रहेंगी, तो इंदिरा ने कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे होगी कि तुम पंडित जी जिसमें रहे उसमें रहोगे। और भारत के प्रधानमंत्री का जो सरकारी निवास बनना था 3 मूर्ति भवन, उसको नेहरू का स्मारक बना दिया। एक तो बीघो बीघो जमीन में मरघटिया में कब्जाया, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाद जो सबसे बड़ा, जो अंग्रेजों का सेना नायक जिसमें रहता था, जो भारत के प्रधानमंत्री का निवास बना, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसे प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल बना दिया, उसमें शास्त्री को घुसने नहीं दिया कि तुम भिखमंगे, तुम्हारी औकात कि तुम नेहरू जिसमें रहे उसमें रहोगे। और ये बात मैं कोई ऐसी नहीं खावे हवा हवाई में, ये लिखित दस्तावेज में है। और इतना अपमानित किया गया कि शास्त्री आज जो 10 जनपद है उसके बगल में, 10 जनपद बेसिकली वही है, उसमें उनका घर था। और वो भी अटल जी के दौर में उसे स्मारक बनाया गया कि जब नेहरू और इंदिरा, राजीव सबका स्मारक बन गया, तब जाकर के शास्त्री जी का स्मारक बना। तो ये बात यहीं तक नहीं है, फिर जेपी तक। जेपी का तो पार्लियामेंट में सोचिए, जिस जेपी ने इस देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार दी, उनके मृत्यु पर श्रद्धांजलि संसद में नहीं होने दिया। इंदिरा ने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन उसके बाप ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी एडमिना माउंटबेटन, उसके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा संसद में करवाया। अब समझ लीजिए कि एडविना माउंटबेटन जो विदेशी थी, कि उसका देश की संसद से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा देश की संसद के अंदर करा रहा था नेहरू। कितना गजब का अयास था कि देश की संप्रभुता को वो दांव पे लगाई दे रहा था। लेकिन जयप्रकाश नारायण वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े महानायकों में से एक है। भले वो सांसद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पूरी एक पीढ़ी को नई दिशा दी थी। उनके नाम से उन्होंने कभी नहीं करी। ये है नेहरू का चरित्र। लेकिन मनीष जी, अम्बेडकर की बात कर रहे थे, तो अम्बेडकर की फोटो भी नहीं लगने दी इन्होंने कभी। ये जो अधेड़ लेके घूम रहा है कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, अम्बेडकर की फोटो तब लगी है जब वहां दूसरा शासन आया। ये है इनका पाप, जो दिखाता है कि कैसे इस देश के नायकों को इन्होंने खलनायक बनाया और इस देश के खलनायकों को नायक बना दिया।